राजनीति से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर एनडीए ने अब से ही मिशन 360 की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्य लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत हासिल करना है कि संविधान संशोधन जैसे अहम विधेयकों को पारित करने में आसानी हो। माना जा रहा है कि परिसीमन, महिला आरक्षण का क्रियान्वयन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे भविष्य के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए सांसद की निर्धारित प्रक्रिया जहां आवश्यक हो, राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर खुद को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने, पार्टी के चुनाव चिन्ह और संगठन पर अपना दावा पेश किया है। वहीं ममता बनर्जी खेमे ने इस दावे का कड़ा विरोध करते हुए इसे कानूनी रूप से गलत बताया है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है कि सियासी घमासान में अगला बड़ा फैसला क्या होगा। कर्नाटक से एक दर्दनाक खबर में बेंगलुरु के पास एक पत्थर की खदान में अचानक विशाल चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह से चट्टान का अचानक ढहना बताया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और घायलों का इलाज जारी है। देश भर में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है, जिनमें कई लोगों की जान गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, जबकि लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। पंजाब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को पंजाब कांग्रेस के नए संगठनात्मक ढांचे और चुनावी समितियों से बाहर रखे जाने के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिवारी ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक संदेश भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने जो होगा देखा जाएगा जैसे संकेत दिए हैं। वहीं पार्टी ने आगामी चुनाव को देखते हुए नई टीमें और जिम्मेदारियां तय की हैं। अब इस फैसले को लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। नागपुर में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद भारत अब नए लोगों को शरणार्थी नहीं बल्कि संघर्ष के योद्धा कहा जाना चाहिए। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी संपत्ति, घर, कारोबार छोड़कर देश और अपने धर्म को चुना। भागवत ने यह भी कहा कि देश का विभाजन केवल उन लोगों की गलती नहीं था, बल्कि भारत को एकजुट न रख पाना हम सबकी सामूहिक विफलता थी। पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए मावा धिया सत्कार योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पहली किस्त आज से सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही। सरकार का कहना है इस योजना से राज्य की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक स्तर तक 3 भाषा व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को 3 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। सरकार का कहना है इस व्यवस्था का मकसद मातृभाषा के साथ हिंदी और अन्य भाषाओं का ज्ञान मजबूत करना है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस फैसले के बाद राज्य में भाषा शिक्षा को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। गुजरात के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पश्चिम रेलवे ने 4 प्रमुख रेल सेवाओं की आवाजाही बढ़ाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को पहले से अधिक सुविधा मिलेगी और भीड़ कम होगी। रेलवे के अनुसार बढ़ती मांग को देखते हुए फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को टिकट मिलने में भी आसानी होगी। रेलवे ने लोगों से यात्रा से पहले नई समय सारणी की जानकारी लेने की अपील की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वार तेज हो गया है। कांग्रेस ने लापता विधायक के पोस्टर लगाकर सरकार पर निशाना साधा है। इस पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायरी के जरिए पलटवार किया है। बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद भी जताया है। इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दल एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं और यह विवाद अब प्रदेश की राजनीति का नया मुद्दा बन गया है।
उत्तर प्रदेश में आखिरकार मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा चलने की संभावना है। लोगों को पेड़, कमजोर भवन और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 53 वर्ष के हो गए हैं। इस अवसर पर लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में भजन भंडारा, रक्तदान और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह से ही समर्थकों और नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कई दलों के नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता सेवा कार्य और उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद शकील अली को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई 2023 में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक यह मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा इलाके में हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ा है। एनआईए इस मामले में साजिश, हिंसा और अन्य आरोपों की जाँच कर रही है। वहीं टीएमसी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जाँच एजेंसी का कहना है कि आगे की कार्रवाई सबूतों और जाँच के आधार पर की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विवाद तेज हो गया है। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कथित गड़बड़ी और चढ़ावे में अनियमितता की जांच की मांग की है। वहीं ट्रस्ट की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाएं पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही और दान राशि सुरक्षित है। इस मामले में जांच जारी और आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। राजनीतिक और धार्मिक हलकों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की भूमिका की जांच की जा रही। वहीं सिया के भाई साहिल गोयल ने भी पुलिस से लंबी पूछताछ की है। जांच में दोनों आरोपियों के बीच कथित संपर्क, डिजिटल रिकॉर्ड और घटनाक्रम से जुड़े सबूतों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का दावा है कि लोनावाला के लोहागढ़ किले में घटना को लेकर कई अहम सुराग मिले हैं। मामले में नए खुलासों के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। गुजरात के सूरत में एक इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अहमदाबाद से नवी मुंबई जा रही फ्लाइट में सवार 3 साल का बच्चा अचानक बेहोश हो गया, जिसके बाद पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और विमान को सूरत एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया। लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट मेडिकल टीम ने बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया और उसे आगे के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीआईएसएफ और ग्राउंड स्टाफ की भी तुरंत सक्रिय हो गए। बच्चे की मेडिकल स्थिति को देखते हुए यह आपात फैसला लिया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पठानकोट समेत जम्मू कश्मीर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर सेना, बीएसएफ और सीएपीएफ और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां हाईवे, बॉर्डर एरिया और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कर रही हैं। यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक किसी भी खतरे से निपटने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा करने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बिहार में नीट परीक्षा फर्जीवाड़े मामले से जांच में सामने आया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम को चकमा देकर डमी उम्मीदवारों से परीक्षा दिलाने की कोशिश की गई। इस मामले में स्लवर गैंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने जांच तेज कर दी है और परीक्षा एजेंसियों से उम्मीदवारों की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी पहचान और बायोमेट्रिक गड़बड़ी के जरिए परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। अब जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका खंगाल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के पैगाम ए इत्तेहाद कार्यक्रम के तहत नजीबाबाद में जनसभा को संबोधित किया गया। इस रैली के जरिए ओवैसी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पार्टी की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का संदेश दिया है। ओवैसी ने जनसभा में मुस्लिम, दलित और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाया। पार्टी नेताओं के मुताबिक गन्ना किसानों, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे भी उनके भाषण के केंद्र में रहे। नजीबाबाद सीट को मुस्लिम दलित समीकरण के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वहीं ओवैसी की सक्रियता से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ गई और आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है।
उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। सपा विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा पार्टी के प्रमुख सचेतक यानी चीफ ऑफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा से कथित विवाद के बाद यह फैसला लिया गया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद कमाल अख्तर ने पद छोड़ने की बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और संगठन के लिए काम करते रहेंगे। इस इस्तीफे के बाद सपा की अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की संपत्ति को लेकर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सांसद और औसत संपत्ति के मामले में लोकसभा सांसदों से आगे है। राज्यसभा सांसदों की औसत घोषित संपत्ति करीब 115 करोड़ रुपए है, जबकि लोकसभा सांसदों की औसत संपत्ति करीब 46 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी दोनों सदनों के सांसदों की औसत संपत्ति में लगभग 69 करोड़ रुपए का अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार सांसद के बड़ी संख्या में सदस्य करोड़पति हैं। एडीआर ने चुनावी हलफनामों के आधार पर यह विश्लेषण जारी किया है, जिसमें सांसदों की घोषित संपत्ति और वित्तीय स्थिति का आकलन किया गया है। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई। मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। ठाणे पुलिस ने सुमन कुमारी को कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर लीक मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता की तलाश जारी है। पुलिस कॉल डिटेल, डिजिटल सबूत और आर्थिक लेन देन की जाँच कर रही है। आरोप है कि लीक पेपर की बड़ी रकम में बेचने की योजना बनाई गई थी। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। सरकार ने करीब 14,115 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दिल्ली में 6 लेन की नई टनल बनाई जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश के नया 4 लेन हाईवे विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन परियोजना से दोनों राज्यों में सड़क संपर्क बेहतर होगा, यात्रा का समय कम होगा और व्यापार तथा परिवहन को भी नई गति मिलेगी। साथ ही इन परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा भर्ती से जुड़े विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर अब इन सर्विस शिक्षकों के लिए यूपीटीईटी परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी। यानी जो शिक्षक पहले से सरकारी सेवा में हैं उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ परीक्षा नहीं देनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे परीक्षा प्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी और सभी वर्गों को अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर नियम और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। संसद की वित्तीय समिति भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियम, निवेशकों और सुरक्षा और डिजिटल लेन देन से जुड़े जोखिम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सरकार भविष्य में क्रिप्टो करेंसी को लेकर नए दिशा निर्देश या नियम जारी कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप से जुड़े मामले की आज सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत ने उन्हें कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी थी। आज की सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील कोर्ट के सामने रखेंगे। इसके बाद अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी। इस मामले में मीडिया और आम लोगों की नज़र बनी हुई है। फिलहाल अंतिम फैसला आने में अभी समय है। मानसून के दौरान संभावित आपदा से निपटने की तैयारी को परखने के लिए उत्तराखंड में आज सभी 13 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। राज्य के करीब 70 स्थानों पर राहत और बचाव एजेंसी अपनी तैयारी का परीक्षण करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाढ़, भूकंप या भारी बारिश जैसे स्थानों में प्रशासन और बचाव दल तेजी से लोगों तक सहायता पहुँचा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान सहयोग बनाए रखें। जापान के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण बिजनेस फोरम में शामिल होंगे। इस कार्य में भारत के लगभग 150 प्रमुख उद्योगपति भी शामिल लेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरे को भारत जापान संबंध के लिए एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को बेहतर बनाने की पहल करते हुए दोनों देशों के 117 प्रमुख
हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों देशों के आपसी बातचीत फिर से शुरू करने, तनाव कम करने और द्विपक्षीय संबंध को सामान्य बनाने की अपील की गई है। साथ ही एयर स्पेस खोलने और संवाद बहाल करने जैसे कई मांगों भी रखी गई हैं। अब दोनों सरकार इस अपील पर क्या फैसला लेती हैं, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज देश के 19 राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में बिजली गिरने और जलभराव की भी आशंका जताई जा रही है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन में करीब 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान कुल लेन देन का मूल्य लगभग 29 लाख करोड़ रुपए रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल भुगतान को लेकर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में यूपीआई का उपयोग और भी तेजी से बढ़ सकता है। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ आम लोगों को एक राहत भरी खबर मिली है। ऑयल मार्केट कंपनी ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 180 रुपये तक की कटौती की है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय उपभोक्ताओं को सभी फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ती प्रदूषण से निपटने के लिए नया मास्टर प्लान जारी किया है। इस योजना के तहत हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक विशेष नियम लागू रहेगा। जरूरत पड़ने पर 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराया जा सकता है, पार्किंग शुल्क बढ़ाया जा सकता है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना के उद्देश्य सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है और लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी पॉलिसी 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधा दी जाएंगी। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन यानी राशि और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदूषण कम होगा और राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सामने आई चंदा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। जांच के दौरान आरोपियों के घर से नकदी और विदेशी मुद्रा मिलने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल जांच एजेंसी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी कर्मचारियों केवल HRMS पोर्टल यानी मोबाइल ऐप के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे इस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और छुट्टी का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों में चयनित 5,664 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। सरकार का कहना है कि मेट्रो विस्तार से जयपुर में आयात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आने जाने में अधिक सुविधा मिलेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। भर में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चांदी की कीमतों में करीब 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम कम आई है, जबकि सोने के दाम भी नीचे आए हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की मजबूती का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। निवेशकों की नज़र अब आने वाले दिनों और बाजार रुख पर बनी हुई है। गुजरात सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को डिजिटल हेल्थ पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें बच्चों की टीकाकरण व्यवस्था, जांच और इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रखेंगी। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों के व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने में मदद मिलेगी और समय पर इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा।
व्हाट्सएप ऐप के नए फीचर को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस फीचर की जांच करेगी और उसे आशंका है कि मोबाइल नंबर के बिना चैट की सुविधा मिलने से साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस फीचर को भारत में लागू करने से पहले सरकार उसकी सुरक्षा व्यवस्था और संभावित जोखिमों का आकलन करेगी। देश में E20 इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल को लेकर चल रही चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मामला पहुंचा है। इस दौरान सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही कई दावों सही नहीं है। सरकार का कहना है कि E20 ईंधन को लेकर आवश्यक परीक्षण और अध्ययन जारी है तथा लोगों को केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। इस मामले से सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। कमर्शियल उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइन ने नई इंडिगो लाइट सेवा शुरू की है। इस योजना के तहत जिन यात्रियों के पास केवल 7 किलोग्राम तक का हैंड बैग होगा और वे चेक इन बैग नहीं ले जाएंगे, उन्हें अपेक्षाकृत सस्ते टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। एयरलाइन का कहना है कि इस सुविधा का उद्देश्य कम सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को किफ़ायती विकल्प उपलब्ध कराना है।